हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर मेंस रिटन एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक नोट्स देखने के लिए आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस देखे थे। आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर ये अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म रीजन में होता है। जिस रीजन में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड रीजन बोला जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया। तो ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब बात करेंगे साइज और शेप के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो साइज होता है वो 0.2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.2 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकता है। और ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं बाय बाइनरी फिशन। कॉमन शेप इनका है जैसे कि स्फेरिकल, रॉड शेप, बैसिलस, कॉमा शेप या स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में। तो इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, या इसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभी हार्ड भी हो सकता है या सॉफ्ट स्लाइम लाइक सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, यानी कि सूखने से बचाता है सेल को। और साथ में फैगोसाइटोसिस होने से भी सेल को बचाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। तो कोई दूसरी सेल अगर बैक्टीरिया को ईट करना चाहेगी तो उससे ये उसको बचाएगा। जो नेक्स्ट वॉल होती है वो होती है सेल वॉल। तो बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और जो तीसरा लेयर होता है इनर मोस्ट, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो सेल इनवेलप में आपको 3 प्रकार के लेयर्स मिल गए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें नहीं पाया जाता, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स वगैरह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो इसमें एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम या सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है। और जिस रीजन में पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्लाज्मिड के रूप में मिलता है, वो भी सर्कुलर डीएनए होता है। और प्लाज्मिड की वजह से सेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं ड्यू टू प्लाज्मिड। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के बारे में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, कि इसमें जो इसके मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, उसको मेसोसोम्स बोला जाता है। और इन्हीं इनफोल्डिंग्स का रोल क्या होता है? इसका रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में। अब चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी ऑर्गेनेल एब्सेंट हैं तो ये सारे काम मेसोसोम ही करता है। इसके अलावा एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर पाया जाता है जिसके अंदर की पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सरफेस अपेंडेज भी पाए जाते हैं जिसमें कि फ्लैजिला होता है, पिलाई होती है और फिम्ब्री होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और फ्लैजिला में फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी मिलता है। इसके अलावा पिलाई होती है जो कि जीन ट्रांसफर में मदद करती है ड्यूरिंग
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है या कंजुगेशन होता है, तो पिलाई मदद करती है जीन ट्रांसफ़र में। इसके अलावा फिम्ब्रे होता है जो कि अटैचमेंट में मदद करता है। राइबोसोम मैंने आपको पहले बताया कि 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, तो यानी कि 50S प्लस 30S वाली कंडीशन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पॉलीज़ोम वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पॉलीज़ोम या पॉलीराइबोसोम वो कंडीशन होती है जिसमें सेवेरल राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं और ये केवल प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं जो कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल या गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनका मेनली बाय बाइनरी फिजन होता है और कुछ केसेस में इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो डिकम्पोज़र्स होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका रोल प्ले करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज़ है और कुछ स्पीशीज़ इसकी पैथोजेनिक भी होती है। अगर डायग्राम आपको बनाना हो तो ये एक आप अच्छा डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल एनवेलप को, मेन जीनोम, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम लाइक प्लाज्मिड, मेसोसोम्स, फ्लैजेला पेलाई, इसके अलावा पॉलीसोम दिखा सकते हैं, इंक्लूजन बॉडी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। और भी ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।